अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं असद मिनहास हूँ और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। आपको अपनी इस लाइव ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने जो है वो मुल्क के अंदर बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से कुछ गुज़ारिशात आपके सामने रखी थी, कुछ हक़ायक़ आपके सामने रखे थे कि पाकिस्तान के अंदर किस कदर महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू होता जा रहा है और मुसलसल गुज़श्ता 2 से 4 सालों में ये जो पोज़ीशन है और ये जो ग्राफ है मुसलसल ऊपर की तरफ रवां-दवां है। हमने बात की थी आटे की कि आटा जो है वो किस तरह गरीब की पहुँच से दूर हो रहा है और गरीब तबका जो है वो रोटी खाने से भी बिल्कुल जो है वो मजबूर हो चुका है और रोटी जो है वो बहुत दूर जा चुकी है गरीब तबके से। 15 रुपए की एक रोटी और 25 से 30 रुपए का एक नान जो है वो फ़रोख्त हो रहा है बाज़ार के अंदर। अभी कुछ गंदम जो है वो रूस से मंगवाई गई है और हमने इससे पहली लाइव ट्रांसमिशन में ये ज़िक्र किया था कि हमारे लिए बाइसे कौम बड़े ही शर्म की बात है कि हम एक ज़रई मुल्क हैं जिसका इन्हिसार 70 से 75% जो है वो ज़राअत के ऊपर है और ज़राअत में भी जो सर-ए-फ़हरिस्त हमारी जो फ़सल है वो गंदम की फ़सल है और सबसे ज़्यादा हम गंदम पैदा करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे यहाँ जो है वो आटा शॉर्ट हो जाता है। इसकी वजह जो है वो माफिया बैठा हुआ है बड़ा-बड़ा, जिनके ये सारे मामलात इस तरह के चलते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं ये सबसे बड़े माफियाज़ हैं और मैं अक्सर 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 औकात ये कहता हूँ कि ये नौसरबाज हैं और ये सियासी नौसरबाज जो हैं वो गुज़श्ता 74 से 75 साल से हमारे इस मुल्क पर काबिज़ हैं और यही यही सियासी लोग जो हैं वो इस मुल्क के सबसे बड़े माफियाज भी हैं, जो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अपने जो पैंतरे हैं वो बदलते हैं। तो आज भी एक अहम मौजू डिस्कस करना है आपसे, जिसको आम तौर पर जो है वो डिस्कस नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं वो तो बेशुमार हैं, बल्कि भरमार है मसाइल की। पाकिस्तान इस वक्त मसाइल से चारों तरफ से घिरा हुआ है। कौन सा मसला जिसको बंदा शेयर करे, कौन सा जिसको छोड़े, हर मसला ही जो है वो अपनी जगह पे अहम है। एक अहम मसला वो ये है कि आजकल एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अफान कैसर साहब। वो बड़े वायरल हैं सोशल मीडिया पर। वो मुख्तलिफ किस्म के डाइट प्लान्स जो है वो बताते रहते हैं और तकरीबन अभी वो एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी जो है वो बन चुके हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल के अंदर कहीं वो कोई अपना चैनल ना लॉन्च कर दें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जो है वो मीडिया एक हथियार है हर बंदे का। अपनी जो खुले अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो अपनी करतूतें छुपाने के लिए हर शख्स जो है वो मीडिया का सहारा लेता है और जिस बंदे की करतूतें कुछ ज़्यादा हों तो वो अपना एक चैनल जो है वो खोल लेता है। तो बहरहाल ये जो करतूतों वाला लफ्ज़ है ये मैं डॉक्टर अफान कैसर साहब के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। जो असल बात जो मैं आपसे गोश गुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो एक अच्छे डॉक्टर हैं। मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनको सुनता भी हूँ और उनका जो दिए हुए डाइट प्लान्स हैं उन पर मैं लोगों को भी तरगीब देता हूँ कि उन पे अमल किया जाए। लेकिन उस हवाले से कुछ चंद गुजारिशात हैं। एक तो डॉक्टर अफान कैसर साहब जो तरीके बताते हैं, जिस तरह उन्होंने समोसे की वाट लगाई, फिर उन्होंने शवारमा, बर्गर और पिज़्ज़े की वाट लगाई। इसके साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ जो हमारी सेहत के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं उन पे बड़ा उन्होंने खुल के गुफ्तगू की और उनका जो है वो एनालाइज़ किया, आवाम को बताया कि इसके नुकसानात जो हैं वो ये हैं और ये खाने से आपको ये हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उनका ये पेशा है, उनको बिल्कुल गाइड करना चाहिए। अपने मरीज़ों को भी गाइड करना चाहिए, अवाम उन्नास को भी गाइड करना चाहिए कि वो अपने डाइट प्लान पे जो है वो तवज्जो दें। इसके साथ-साथ जो काबिल तवज्जो बात ये है कि वो एक अच्छे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। वो कोई भी ऐसा मसला नहीं छोड़ते जिस पे वो गुफ्तगू ना करें, जिस पे अपनी राय पेश ना करें और छोटे से छोटा ख़्वाह वो मसला हो या चाहे बड़ा का बड़ा मसला हो, वो चाहे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो या पाकिस्तान की जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री हो, कोई भी किसी किस्म का करंट अफेयर आता है तो वो उस पे अपना जो है वो रद्द-ए-अमल ज़रूर देते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे उनसे गिला है, जो मुझे उनसे शिकवा है और मेरे ख्याल में आपको भी होगा, वो ये है कि उन्होंने कभी अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं की।
अपना डिपार्टमेंट, आपको पता है कि आप पंजाब में रहते हैं, आप सिंध में रहते हैं, बलोचिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहते हैं, आप अपने जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनका विजिट करें तो आपको वहां जो है वो धक्कम पील के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। एक आम बंदा जो है वो DHQ या THQ हॉस्पिटल में जाके जितनी उसकी जिल्लत होती है और जितना उसको जो है वो जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ता है, शायद ही कहीं और जगह पे करना पड़ता हो। एक तो बंदा बीमार होता है और डेफिनेटली जब बंदा बीमार होता है तभी अस्पताल के अंदर जाता है। तो जब वो अस्पताल के अंदर पहुंचता है तो जो उसकी वहां इज्जत अफजाई होती है तो मेरे ख्याल में डबल बीमार होकर बाहर आ जाता है। पर्ची जो है वो लेने के अमल से लेकर डॉक्टर को चेकअप करवाने के अमल तक जो है वो उसकी किस्मत बेचारे की, बल्कि मैं तो खुद जो है वो तजर्बा कर चुका हूँ काफ़ी मरतबा कि बंदा आधा से ज़्यादा जो है बीमार होकर वापस आ जाता है। अच्छा, अब आते हैं मेन मौजू की तरफ। वो ये है कि डॉक्टर अफान कैसर साहब जो हैं वो हर सोशल इशू पे बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कभी उन डॉक्टर्स के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद नहीं किया जो कि जो है वो 4-4, 5-5 लाख, 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख तनख्वाहें लेते हैं और मेडिकल ऑफिसर्स हैं, चाहे वो यंग डॉक्टर्स हैं, वो हॉस्पिटल्स के अंदर तो जो है वो टाइम पास करते नजर आते हैं और अपने मरीजों को जो है वो जलीलो ख्वार करते नजर आते हैं। बल्कि आप यूं समझें कि अगर आप उनके पास जाते हैं तो अव्वल तो वो आपको जो है वो शफकत भरी निगाहों से देखते ही नहीं है, और अगर देख भी लें तो इस तरीके से देखते हैं कि बस उनका जो अंदाज है वो बयान करना नामुमकिन है। मैं आपको बेशुमार इस तरह की मिसालें दे सकता हूँ, मेरे तजर्बात जो हैं वो इस हवाले से मौजूद हैं। मैं हमारे नज़दीक चूँकि डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब है तो यहाँ DHQ हॉस्पिटल में मैं मुतअद्दिद दफ़ा गया हूँ। वहाँ बहुत से कई ऐसे डॉक्टर्स मैंने देखे हैं कि जिनको डॉक्टर्स कहते हुए जो है वो शर्म आती है। वो जिस तरीके से अपने मरीजों को डील कर रहे होते हैं, जिस तरीके से उनका अंदाज़े गुफ्तगू होता है, तो वो बिल्कुल भी किसी पढ़े लिखे शख्स का तो कम अज़ कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह के बेशुमार डॉक्टर्स हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है वो एक डॉक्टर साहबा की वीडियो भी वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये सोशल मीडिया की बरकत है जिसकी वजह से इस तरह के जो लोग हैं वो थोड़े से हाईलाइट हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा फिर मजबूरन डिपार्टमेंट को उनके खिलाफ एक्शन भी लेना पड़ जाता है और उनको डिसमिस कर दिया जाता है, लेकिन बाद में फिर वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे बहाल हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ एक अहम बात और काबिल तवज्जो बात यह है कि वो डॉक्टर्स जो 2-2, 2.5 लाख तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपने अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल रखे हैं। मैं एक डॉक्टर साहब हैं यहाँ, उनको मैं जानता हूँ, नाम नहीं मैं उनका लूँगा। उन्होंने अपनी एक इतनी बड़ी दथी जो है वो बनाई हुई है अपने कार्ड्स की कि उन्होंने एक प्राइवेट क्लिनिक खोला हुआ है और उसके कार्ड्स उन्होंने छुपा रखे हैं। तो यहाँ DHQ हॉस्पिटल में कोई भी जाता है उनके पास मरीज, तो वो उसको चेक करते हैं, थोड़ा सा चेक करके उसके हाथ में वो कार्ड थमा देते हैं कि जी मैं फलां जगह पे इस वक्त मैं बैठता हूँ, इतनी मेरी फीस है, आप वहाँ तशरीफ लाएं। ठीक है, तो मुझे बड़ा जो है वो गुस्सा आता है और मुझे अफसोस है डॉक्टर अफान कैसर साहब के ऊपर कि सर आपने इतने इतने बड़े मसाइल पे आप गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस मसले पे कभी आपने गुफ्तगू नहीं की कि यार जो बंदा 2-2.5 लाख तनख्वाह ले रहा है वो अपनी ड्यूटी जो है वो अस्पताल के अंदर उसको अंजाम देनी चाहिए, लेकिन वो इस तरीके से उसको अंजाम नहीं देता, बल्कि उसने अपना प्राइवेट क्लिनिक खोला हुआ है और इस तरह के मामला जो हैं वो करते हैं। 1,000-1,000, 2-2 हज़ार फीसेस हैं उनकी। और फिर एक और बात वो ये है कि अगर आप इनके पास इनके यानी कि DHQ में अगर जाते हैं, किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ इनका रवैया, इनका बोलचाल, इनका लबो लहजा, इनका अंदाज़े गुफ्तगू और तरीके का होता है। वो मरीजों को और तरीके से डील करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये मरीज बुजुर्ग है, ये जवान है, ये बच्चा है, जो भी है, वो उनको इस बात से जो है वो गर्ज नहीं होती, उनका स्टाइल जो है वो एक जैसा ही होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने प्राइवेट क्लिनिक के अंदर कदम रखते हैं तो उनका जो है वो दुनिया ही बदल जाती है, उनका लहजे बदल जाता है, उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू है, अंदाज़े बयां है, वही चेंज हो जाता है। जहां वो DHQ के अंदर एक मरीज को 2 मिनट में चेक करते हैं, वही मरीज जब उनके पास उनके अपने प्राइवेट क्लिनिक पे जाता है तो उसको आधा घंटा वो जान ही नहीं छोड़ते, उसको जनाब बड़ा ब्रीफली चेक करते हैं, उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो अफसोस होता है इस तरह के पढ़े लिखे लोगों के ऊपर कि जो ये तो एक बड़ा ही अहम पेशा है, खिदमत का पेशा है। खुदा के बाद जो मरीज होता है उसको यकीन होता है तो अपने डॉक्टर के पास होता है, डॉक्टर के ऊपर होता है कि यार
इस बंदे ने मुझे बचाना है, लेकिन वही डॉक्टर जो जिसने उसका इलाज करना है वो अपने मरीज को गाहक समझना शुरू हो जाए, कस्टमर समझना शुरू हो जाए और उसको इस तरीके से डील ना करे, तो फिर अल्लाह ही हाफिज इस तरह की कौम का। दूसरे नंबर पे एक और बात डॉक्टर अफान कैसर साहब से गुजारिश है कि सर आप इन लोगों के भी खिलाफ भी बोलें जो सरकारी अद्वियात जो हैं वो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे फरोख्त करते हैं। मैं सैकड़ों ऐसे लोगों को जानता हूं जो सरकारी अस्पताल से जो दवाइयां हैं वो लेते हैं और उनको सेल करते हैं प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स के ऊपर, क्लिनिक्स के ऊपर। ठीक है, पैनाडॉल जो है पूरी दुनिया के ऊपर जो पूरे पाकिस्तान से अगर वो गायब हो जाती है तो वो चंद मेडिकल स्टोर्स ऐसे हैं जहां से वो पैनाडॉल निकल रही होती है, उसके ऊपर गवर्नमेंट की मोहर जो है वो लगी होती है। फेब्रल गोलियां जो है वो गायब होती हैं, लेकिन वही सरकारी फेब्रल गोलियां जो है वो बाहर प्राइवेट क्लिनिक्स के ऊपर या प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स के ऊपर जो है वो अवेलेबल होती हैं। तो इस तरह के जो मसाइल हैं डॉक्टर साहब, आपका हक है कि आप सबसे पहले इस तरह के मसाइल को डिस्कस करें, ना कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जो है वो डिस्कस करना शुरू कर दें, आप एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गुफ्तगू करना शुरू कर दें। पाकिस्तान के अंदर ये एक मसला है कि हम लोग जो है वो अपनी फील्ड के अंदर रहकर नहीं बोलते, हर बंदा अपनी फील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अगर कोई सहाफ़ी है तो उसको चाहिए कि वो अपनी सहाफ़ियाना जो खिदमात है उनको अंजाम दे, अपने डिपार्टमेंट को भी जो है वो ठीक करने की कोशिश करे। हाँ, उसका हक है वो मसाइल को उजागर करे, अवाम के मसाइल को जो है वो उनका हल पेश करे। गवर्नमेंट के जो नुमाइंदगान हैं या गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें, ये उसकी ड्यूटीज हैं। लेकिन ये नहीं कि वो अपने डिपार्टमेंट से निकल के किसी और डिपार्टमेंट की जो है वो इस्लाह करना शुरू कर दे। तो इसी तरीके से अगर डॉक्टर्स हैं तो उनसे गुजारिश है कि उनका काम है अपना जो शोबा है उसके ऊपर काम करना, अपने जो साथी कुलीग्स हैं उनको डील करना कि यार आपने अल्लाह ताला को जान देनी है, आप यहाँ तनख्वाहें लेते हैं सरकारी और आप जाके अपने जो खिदमात हैं वो प्राइवेट क्लिनिक्स के ऊपर अंजाम देते हैं। तो इस तरह के मसाइल को मैं तो इसको नहीं एड्रेस करूंगा ना, ये तो एड्रेस करना डॉक्टर साहब का काम है। लेकिन डॉक्टर साहब जो है वो पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, वो शोबिज इंडस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, वो ठीक है डाइट प्लान आप दे रहे हैं लोगों को, लेकिन वो भी गुजारिश ये है कि जिस तरह का डाइट प्लान और जिस तरह का लाइफस्टाइल आप दे रहे हैं लोगों को दिखा रहे हैं, वो एक आम बंदा तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। आपने जिस तरीके से कहा जी, इस तरीके से आप पॉपकॉर्न्स बना लें और ये जो बर्गर है आप इस तरीके से बना लें, आप समोसा जो है इस तरीके से बना लें, तो एक आम आदमी, आपको पता है कि आपकी जिस कौम से आप मुखातब हैं उसका ज्यादातर जो है हिस्सा वो देहातों के अंदर रहता है और देहातों के अंदर ज्यादातर मिडिल क्लास से भी नीचे के लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वो किस तरीके से आपका ये लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट कर सकेंगे? हरगिज नहीं हो सकता, उनको इसी सिस्टम के अंदर ही रहना होगा। हाँ, कोशिश की जा सकती है जो डाइट प्लान आप दें उस पर अमल किया जाए, लेकिन हर बंदा इस पर अमल नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये ठीक है, आपकी ड्यूटी है, आप इसको जिस तरीके से मर्जी एड्रेस करें। मेरा मकसद था थोड़े से मसाइल को उजागर करना। तो डॉक्टर अफान कैसर साहब, आपसे गुजारिश है कि आप ये जो आपके डिपार्टमेंट के अंदर छुपी हुई काली भेड़ें हैं इनकी भी निशानदेही करें और इनसे भी हाथ जोड़ के अपील करें कि खुदारा आप अपनी ड्यूटीज जो है वो इन सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर अपनी खिदमत अच्छे तरीके से अंजाम दें, ताकि गरीब तबका और जो मजबूर तबका है वो आपसे मुस्तफीद हो सके। वो लोग जो डॉक्टर्स की जो फीसें हैं 2-2, 4-4 हज़ार नहीं भर सकते, उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, वो आपके पास सरकारी हॉस्पिटल्स में आते हैं, तो आप उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करें। ये नहीं कि आप उनके हाथ में अपने प्राइवेट क्लिनिक का जो कार्ड है वो थमा दें और आप उनको कहें कि आप इतने बजे जो है वो हमारे प्राइवेट क्लिनिक पर तशरीफ ले जाए। मैं आपको अपना जाती तजर्बा बताता हूँ। मेरी वालदा जो है वो बीमार थी, तो मैं एक डॉक्टर साहब के पास चला गया ट्रीटमेंट करवाने। तो उनके प्राइवेट क्लिनिक पे मैं जब गया तो मैंने उनसे कुछ बातें डिस्कस की, तो उन्होंने कहा जी मैं इस वक्त से लेकर इस वक्त तक डीएचक्यू में होता हूँ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार अगर ये डीएचक्यू में होते हैं तो इनसे वहीं जाकर चेक करवाया जाए, क्योंकि ये 2 बजे तक वहां बैठते हैं तो बेशतर मरीज तो वहां ही क्लियर हो जाते होंगे। तो मैं एक दफा वहां उनको चेकअप करवाया, बाद में 2-3 दिन बाद मैंने दोबारा चेकअप करवाना, तो मैं डीएचक्यू चला गया। वहां जाके मैंने टोकन लिया, तो डॉक्टर साहब मुझे देख के थोड़ा सा शशदर हो गए कि ये बंदा इधर कैसे आ गया। तो मैंने उनसे कहा कि जी डॉक्टर साहब मैं आज थोड़ा सा लेट था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलें आपके प्राइवेट क्लिनिक पे हाजिरी नहीं दी तो मैं इधर ही चेक करवा लूँ। तो यकीन आप करें कि डॉक्टर साहब के तेवर ही बिल्कुल बदल गए, उनका अंदाज, उनका लबो लहजा, उनका जो फेस एक्सप्रेशंस थे वो ही चेंज हो गए। तो वालदा को मैंने बिठाया, मैंने उनको बताया कि जी ये इनके मामला हैं, आपने दवाई दी थी, अभी कुछ ये बेहतर फील कर रही हैं, आप बताएं कि इस दवाई को चेंज करना है या इसमें मजीद कुछ ऐड करना है। तो यकीन करें 2 मिनट के अंदर डॉक्टर साहब ने मुझे वहां से फारग किया। एक पर्ची पे उन्होंने 2-4 मेडिसिन लिखी, उन्होंने कहा जी ठीक है आप जाएं।
तो मैंने वाज़े तौर पे फ़र्क महसूस किया। वही डॉक्टर साहब हैं, अगर आप उनके पास उनके प्राइवेट क्लिनिक पे चले जाएँ, तो मैंने जब उनको चेक करवाया तो उन्होंने तकरीबन आधा घंटा तक जो है वो वालदा का चेकअप किया और उनसे सारा हिस्ट्री उनसे पूछी, सारे मामलात उनसे डिस्कस किए। लेकिन वही डॉक्टर जो है वो जब अपनी सरकारी कुर्सी पे विराजमान होते हैं तो उनके लबो लहजे चेंज हो जाते हैं। तो इन लोगों को किसने ठीक करना है? ये डिपार्टमेंट जो है डेफिनेटली एक बहुत अहम तरीन डिपार्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ही। डॉक्टर जो है वो एक मुकद्दस पेशा है, ये खिदमत करने वाले लोग होते हैं, लेकिन इनके अंदर खिदमत करने वाले लोग बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहे। तो मुझे बताएं कि ये इस तरह के मसाइल को किसने उजागर करना है, इन लोगों को किसने ठीक करना है? तो ये एक शिकवा था मेरा, मैं डॉक्टर अफान कैसर साहब को काफी देर से वाच कर रहा हूँ, तो ये एक शिकवा था, मेरी ख्वाहिश थी कि वो इस टॉपिक पे गुफ्तगू करें, इस टॉपिक पे जो है वो बोलें, ताकि अवामुन्नास की भी हो रहनुमाई से हवाले से, और जो डॉक्टर्स हैं उनको भी थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। आप लेडी डॉक्टर्स का देख लें कि लेडी डॉक्टर्स जो अस्पतालों के अंदर होती हैं, आप में से अक्सर ने ये तजर्बा किया होगा कि उनकी जनाब ज़बान ही इस तरह की होती है कि बंदा, एक आम बंदा जो है उनकी ज़बान ही नहीं सुन सकता। जिस तरह का उनका जो नखरा और लबो लहजा होता है, वो आम बंदे को इस तरीके से ट्रीट करती हैं। मैं तो कहता हूँ कि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी नेमत है कि इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो क्या कहते हैं कि एक्सप्लोर हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी इस तरह की डॉक्टर्स की जो हत्या के में जो रवैया है, उनकी वीडियोस भी वायरल हुई हैं, तो उनको बरतरफ भी जो है वो किया गया। लेकिन हमारे आम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर तो इस तरह के मसाइल को डिस्कस ही नहीं किया जाता, क्योंकि इस तरह के मसाइल डिस्कस करने से उनकी टीआरपी जो है वो डाउन होती है। तो इस वजह से वो इस तरह के लोगों को इस तरह के मसाइल पर, डॉक्टर इरफान कैसर साहब का हर बंदा इंटरव्यू ले रहा है, क्योंकि उनकी टीआरपी बहुत ज़्यादा है, लोग उनको सुन रहे हैं, उनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। तो जनाब जियो न्यूज़ वाले भी उनको बुला रहे हैं, समा वाले भी उनको बुला रहे हैं, एक्सप्रेस, ARY, 92 न्यूज़, जितने भी चैनल्स हैं उनको मदऊ करते हैं, उनकी गुफ्तगू करवाते हैं, कभी समोसे पे करवा ली, कभी किसी टाइप पे, कभी किसी टाइप पे। तो टीआरपी का मसला है। कभी किसी चैनल ने उनसे ये सवाल नहीं किया कि डॉक्टर साहब ये जो आपका डिपार्टमेंट है जिसमें आप जो है वो काम कर रहे हैं, इनका ये हाल है कि आप सरकारी अस्पताल में चले जाएं, लोगों को जो है ये इस तरीके से, जिस तरह जानवर ट्रीट करते हैं, इस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो इनका क्या हल है? इनको क्या करना चाहिए? इनके खिलाफ आप क्या बात करना चाहेंगे? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये डिपार्टमेंट किस तरीके से ठीक हो सकता है? हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जहां बड़ी बड़ी महंगी मशीनरी है और अच्छी अद्वियात आती हैं, लेकिन वो अद्वियात आम आदमी की पहुंच से दूर होती हैं। ठीक है, आम आदमी अगर उनको लेने जाता है तो वो 10 चक्कर पहले तो लगवा देते हैं, तो जिस बंदे ने 10 चक्कर लगवाने की सकत ना हो तो वो बेचारा बाहर चला जाता है। तो ये तो हालत है। किस किस डिपार्टमेंट का रोना जो है वो रोया जाए। बहरहाल दुआ गो है कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे अपना रहम फरमाए, इस मुल्क का सिस्टम बदल जाए, और इस मुल्क के ऊपर जो है वो अच्छे हुक्मरान मुसल्लत हो जाएं। लेकिन वो तब होगा जब हम बदलेंगे, हम अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। एज अ कौम जो है वो हमें अपने मुस्तकबिल का एहसास होगा, हमें अपने हाल का एहसास होगा, और हम जो है वो एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारेंगे और अपने अपने फ़राइज़ मनसब भी अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। तो ये थी नाज़रीन ग्रामी कुछ अहम गुफ्तगू, कुछ फ़िक्रमंद बातें जो मैंने आपके सामने रखी। एक अहम मौजू था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप अपनी राय देना ना भूलिएगा, और अगर आप हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप लाजमी रब्ता करें। मेरी फेसबुक आईडी के ऊपर मेरा नंबर व्हाट्सएप मौजूद है, ऑफिशियल नंबर, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। आपको कोई भी किसी किस्म का मसला दरपेश है या आप चाहते हैं कि इस मसले को जो है वो डिस्कस किया जाए, तो आप हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा मकसद आम आदमी की आवाज़ को जो है वो ईवानों तक पहुंचाना है, और आला इक़्तिदार तक पहुंचाना है। हमारे माशरे के जो निचले तबके के मसाइल हैं उनको उजागर करना है, ताकि खुदा करे कि हमारा जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी भी कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए और वो अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाए। एक नए मौजू के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई लाइव ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान असद मिन्हास आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।